Dear student of class 8, I am continuing my lecture on your chapter number 11, force and pressure. In the last lecture I explained you about contact forces and now I am explaining you non-contact forces. What do you mean by non-contact force? Force that comes into action without interaction between the two objects is called non-contact force. जब एक बॉडी दूसरे बॉडी में के कांटेक्ट में आए बिना ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएं तो उसे बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाए, एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, स्टिल दे आर अप्लाइंग द फोर्स, देन इट इज सेड टू बी अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अ मैग्नेट कैन पुल एन आयरन नेल फ्रॉम अ डिस्टेंस। एक मैग्नेट जो है वो आयरन नेल को डिस्टेंस से भी अट्रैक्ट कर सकती है। Magnetic force, electrostatic force and gravitational force are some example of non-contact force. तो जैसे हमारी ये मैग्नेटिक फोर्स हो गई, इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। ये मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। पहला है मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन द अदर मैग्नेट और एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जब कोई मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पे फोर्स लगाती है या कोई मैग्नेट किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस पे फोर्स लगाती है, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ए मैग्नेट एक्सर्ट फोर्स इवन विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट, दस इट इज़ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और उन दोनों का आपस में कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है, इवन डिस्टेंस पे ही फोर्स लग जाती है। ठीक है, मैग्नेट जो है वो दूसरी मैग्नेट को, दोनों मैग्नेट ऑटोमेटिकली एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर रही होंगी या रिपेल कर रही होंगी, है ना, डिपेंडिंग अपॉन उनका कौन सा पोल जो है वो एक दूसरे के तरफ है। तो डिस्टेंस होने पर भी दोनों मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। या फिर मैग्नेट के कुछ दूरी पर अगर आपने आयरन नेल्स रख दी या आयरन का बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो भी मैग्नेट जो है वो बिना कॉन्टैक्ट में आए उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो दैट इज मैग्नेटिक फोर्स विच इज इवन अप्लाइड एट अ डिस्टेंस, दैट्स वाई दिस फोर्स इज सेड टू बी मैग्नेटिक फोर्स। एग्जाम्पल क्या है? ए मैग्नेट अट्रैक्ट अपोजिट पोल ऑफ अनदर मैग्नेट एंड रिपेल द सिमिलर पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन ए पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो एक मैग्नेट जो है वो अपोजिट पोल ऑफ अदर मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है, जबकि सिमिलर पोल ऑफ द अदर मैग्नेट को रिपेल करती है। कहने का मतलब ये है कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अगर दोनों का नॉर्थ पोल एक दूसरे की तरफ है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साउथ और साउथ पोल एक दूसरे की तरफ है तो भी रिपेल करेंगे। लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे की तरफ है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो इस केस में जो है चाहे रिपल्जन हो चाहे अट्रैक्शन हो, बट फोर्स तो लग रही है ना, और इवन एट ए डिस्टेंस लग रही है। इसी तरह से एक मैग्नेट आयरन पीस को भी डिस्टेंस से अट्रैक्ट कर लेती है। तो दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। चाहे मैग्नेट के ऊपर लगाए अट्रैक्शन के लिए, रिपल्जन के लिए, या फिर मैग्नेट किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे लगाए तो भी मैग्नेटिक फोर्स है एंड इट इज अप्लाइड फ्रॉम अ डिस्टेंस, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक्टिविटी टू शो दैट मैग्नेटिक फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब एक एक्टिविटी के थ्रू सीखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे है। क्या क्या मटेरियल चाहिए? एक बार मैग्नेट चाहिए, एक टेबल, फ्यू ऑल पिन्स। प्लेस द बार मैग्नेट वर्टिकली ऑन द टेबल। अब बार मैग्नेट को टेबल के ऊपर वर्टिकल पोजीशन में रखना है। Hold the few pins under the table just below the magnet. What do you observe? The pin sticks to the table. On removing the magnet, the pins fall down. आपने क्या करना है? आपने टेबल के ऊपर बार मैग्नेट को वर्टिकली पोजीशन में रखना है और फ्यू पिंस को, थोड़े से पिंस को, ठीक है, आयरन पिंस को होल्ड अप करना है टेबल के नीचे, ठीक है, जस्ट बिलो द मैग्नेट। जहाँ पर आपकी मैग्नेट रखी हुई है उसके नीचे टेबल के नीचे जो है आपने कुछ पिंस को होल्ड करना है। अब आप क्या देखोगे
जो पिन्स हैं आपकी वो टेबल पे स्टिक हो जाएंगी, ठीक है। द पिन स्टिक टू द टेबल, और जब आप मैग्नेट को ऊपर से हटाओगे अपनी पोजीशन से, ठीक है, जिसके जस्ट बिलो टेबल के नीचे आपने पिन लगाई थी वो तो स्टिक हो गई टेबल पे। अब जैसे ही आप मैग्नेट को हटाओगे तो वो पिन जो होंगी वो नीचे गिर जाएंगी। तो इस तरह से इस एक्टिविटी से आप क्या सीखोगे कि आपकी जो पिन्स हैं दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट, मैग्नेट को हटाने पर पिन्स गिर। The above activity shows that magnetic force is acted through the table without the contact with all pins. तो अब इस एक्टिविटी से आपने क्या देखा कि मैग्नेट तो आपने टेबल पे रखी थी, लेकिन पिन्स जो थी वो पिन्स जो थी वो टेबल के नीचे थी। तो टेबल बीच में होते हुए भी जो पिन्स थी दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक है, बिना कॉन्टैक्ट के भी दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। It means it is a non-contact force. Magnetic force is a non-contact force. What is electrostatic force? Have you ever noticed that when you rub a plastic comb or pen on your hair and bring it near to the small bits of paper, the paper bits attract towards the pen or comb. The pen or comb is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed on dry hair. Such a pen or comb is an example of a charged body. देखो, अगर आपने कभी जो है वो अपनी हेयर पे, जैसे आपने हेयर वॉश किया, आपके ड्राई हेयर हैं, ठीक है, ड्राई हेयर में आपने कोई प्लास्टिक कोम या पेन को घुमाया, ठीक है, उसके बाद जो है उस कोम को आप बिट्स ऑफ पेपर के पास लेकर जाओ, तो वो बिट्स ऑफ पेपर जो होंगे वो कुछ देर के लिए उस पेन या कोम पे हैंग हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पेन या कोम जो है आपका, उसके ऊपर एक चार्ज आ गया है, ठीक है, विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ठीक है, आफ्टर रबिंग इट विद द ड्राई हेयर। तो पेन और कोम जो होंगे इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज बॉडी। एक बार दोबारा बता रही हूँ आपको, आपने क्या करना है, आपने हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश करने के बाद आपने हेयर को बिल्कुल ड्राई कर लेना है। जब आप हेयर को ड्राई कर लोगे और उसमें जो है आप कोम यूज़ करोगे, अपनी प्लास्टिक कोम, या फिर पेन यूज़ करोगे, प्लास्टिक पेन, ठीक है, बिटवीन योर हेयर, तो उससे क्या होगा, जो आपके जो कोम है इट गेट चार्ज, इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एक्वायर हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एक्वायर हो जाएगा। जब आप इस पेन या कोम को बिट्स ऑफ पेपर के पास लेकर जाओगे तो वो बिट्स ऑफ पेपर जो होंगे वो आपके पेन या कोम पे अट्रैक्ट हो जाएंगे फॉर सम टाइम, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। The force exerted by a charged body on another charged body or uncharged body is known as electrostatic force. तो इस तरह से एक चार्ज बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगती है, या कोई चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, फोर्स लगा देती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जिस तरह से आपको अभी मैंने मैग्नेट में बताया था, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, है ना। तो नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, मतलब लाइक पोल्स जो होते हैं दे रिपेल ईच अदर, एंड नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी होता है, जब दो चीज़ें आपस में रब होती हैं ना, तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रही है ये भी इसी बेसिस पे कर रही है, बट इट इज़ ए रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो रबिंग या फिर रबिंग वगैरह से जो फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्रिएट होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोम है, आपने कोम को घुमाया ड्राई हेयर में और आपके कोम के अंदर चार्ज आ गया, तो ऑटोमेटिकली आपके हेयर में भी आया होगा, ठीक है। आप किसको ट्राई कर रहे हो, फिर आपने क्या किया, आपने कोम को लिया या पेन को लिया, जो भी चार्ज अप हुआ है आपके हेयर में घुमाने से, आप उसको ट्विक्स ऑफ पेपर पे लेके गए। ट्विक्स ऑफ पेपर जो है वो कुछ देर के लिए हैंग हो गए, ठीक है। तो कुछ देर के लिए आपकी प्लास्टिक कोम या पेन के अंदर जो चार्ज आ गया है वो अपोजिट टू द चार्ज विच इज़ डेवलप्ड इन योर हेयर होगा, ठीक है।
लेकिन एक चार्ज बॉडी जैसे एक अदर चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है, एक चार्ज बॉडी अदर चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ऐसे ही एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है। उस ट्विक्सो पेपर पे तो कोई चार्ज नहीं है ना, उसको तो आपने किसी चीज़ से रब किया नहीं था, तो एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक, तो दिस टाइप ऑफ चार्जेस आर सेड टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और बॉडी एक दूसरे के बिल्कुल कंप्लीट कांटेक्ट में आए या ना आए, फोर्स लग जाती है। जब भी अपोजिट चार्ज बॉडीज को एक दूसरे को पास भी लेकर आओगे विदाउट कमिंग इन कांटेक्ट विद ईच अदर, स्टिल दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। सेम चार्ज बॉडी को लाओगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज बॉडी को लाओगे तो अट्रैक्ट करेंगे। और एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है। तो दिस इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बिना आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? As you know that a coin or a pen falls to the ground when it slips off your hand. The leaves or fruits also fall to the ground when they get detached from the plant. When the coil is held in your hand, it is at rest. As soon as it is released, it begins to move downwards. It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. Object or things fall towards the earth because it pulls them. This force is called the force of gravity or just gravity. देखो आपके हाथ में कोई भी चीज़ है, सपोज एक कॉइन ही है या एक पेन ही है, जब वो ग्राउंड पे गिरता है तो क्या होता है? वो स्लिप ऑफ होके हमेशा ग्राउंड की तरफ जाता है, ऊपर तो नहीं चला जाता ना। ठीक है, लीव्स या फ्रूट्स जब आपके डिटैच होते हैं प्लांट से टूटते हैं, डिटैच होते हैं, तो वो ग्राउंड की तरफ गिरते हैं। ठीक है, और कोई भी चीज़ जब ग्राउंड पे गिरती है तो वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है। तो जब भी कोई चीज़ रिलीज होती है, इट ऑलवेज मूव डाउनवर्ड्स, ये हमेशा नीचे की तरफ जाती है, ग्राउंड की तरफ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इट इज़ क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज अ चेंज। ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। अब हर चीज़ जो हमारे हाथ से छूटती है या फिर प्लांट से फ्रूट गिरा, लीव्स गिरे, या हम किसी चीज़ को कितना भी ऊपर जाके नीचे की तरफ गिराएं, कितनी भी ऊपर जाके ऊपर की तरफ गिराओ, तो वो ऊपर जाने के बाद फिर नीचे की तरफ आ जाती है। इट मीन्स ईच एंड एवरी थिंग गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ। इसका मतलब हर चीज़ जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, हम चाहें या ना चाहें वो अर्थ की तरफ ही पुल हो जाती है। और अर्थ पे जाने के बाद, ग्राउंड से टच करने के बाद वो जल्दी ही रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है। तो देयर इज सम फोर्स विच इज अट्रैक्टिंग ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। इट मीन्स कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो व्हाट इज दिस फोर्स? दिस फोर्स इज सेड टू बी फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। तो इसी को हम ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं, और यू मे से इट एज ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस एंड ऑल द टाइम विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट। Water begins to fall towards the ground as soon as we open a tap. Water in rivers flow downwards due to the force of gravity. Gravity is not a property of the earth alone. In fact, every object in the universe, whether small or large, exerts a force on any other object. This force is known as gravitational force. अब देखो, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, इसका काम है अट्रैक्शन कोज करना, अपनी तरफ किसी भी चीज़ को खींचना। हम चाहें या ना चाहें सब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग रही है। ठीक है, अर्थ के हम लोग जितने भी हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, सबके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है विदाउट और बीइंग अवेयर ऑफ इट। हम नहीं जानते, हर टाइम लग रही है। ठीक है, हम ग्राउंड के ऊपर वॉक करते हैं, ठीक है, एयर पे तो नहीं मूव कर रहे हैं ना,
हम ग्राउंड के ऊपर ही मूव कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इट इज़ एक्टिंग ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट। पानी जो होता है, जैसे ही टैप चलाते हो पानी नीचे की तरफ जाता है, ग्राउंड की तरफ जाता है। रिवर से पानी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ एलोन। अब हम ये सोचें कि ग्रेविटी तो सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी है, तो ये भी गलत है। यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, वो सबके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब हर कोई दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो दिस फोर्स इज सेड टू बी ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका क्रिएट हो रहा है? आप कहोगे कि अगर यूनिवर्स के अंदर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टिंग द ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स, तो फिर हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ क्यों नहीं चला जाता? सारी चीज़ें अर्थ की तरफ क्यों जाती हैं? उसका रीज़न है अर्थ का मास। हम जिस प्लैनेट पे रह रहे हैं वो है हमारा अर्थ। ठीक है, अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो फिर हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव नहीं कर पा रहा, सिर्फ हर ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ ही जाता है। उसका रीज़न है अर्थ का मास। अर्थ का मास जो है वो मैनी टाइम्स, ठीक है, कितने ही गुना टाइम्स जो है वो हर ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है। अब सपोज आपने एक पत्थर फेंका, छत पे खड़े हो गए, ठीक है, अब छत पे खड़े होके अगर आप एक पत्थर फेंक रहे हो तो वो पत्थर भी तो अर्थ की तरफ ही जा रहा है ना, ठीक। जबकि जो आपने पत्थर फेंका है वो भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और अर्थ भी पत्थर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, सब ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगा रहा है, तो स्टोन भी तो सब पे लगा रहा है ना फिर फोर्स। लेकिन अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है, कोई भी चीज़ अर्थ की तरफ नहीं चली जाती। ठीक है, ड्यू टू द ग्रेट मास ऑफ द अर्थ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड दिस इज नोन एज ग्रेविटी। ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारे हिसाब से उसके अकॉर्डिंग जो है वो हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, बट स्टिल वी आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स अर्थ। Since the earth attracts all the objects even without coming in contact, thus gravitational force is a non-contact force. अब अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो उसके कांटेक्ट में है या नहीं है। पेड़ पे पत्ते लटके हुए हैं तो पत्ता डिटैच होगा तो अर्थ की तरफ आएगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो तो डिस्टेंस से अट्रैक्शन क्रिएट हो गई ना, तभी तो वो अर्थ की तरफ आया। तो इस तरह से हर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज इवन अप्लाइड फ्रॉम द डिस्टेंस। अब आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो ओवर हो गया एंड टुडेज लेक्चर इज ऑल्सो ओवर। यू हैव टू प्रिपेयर इट, लिसन द लेक्चर 2-3 times एंड प्रिपेयर योर नोट्स। इफ एनी प्रॉब्लम occur, you may write on WhatsApp. Okay.